नहीं, ऐसा ठीक है ना। पहले उसका पूछ लो आप, सर्जरी। हाँ, उसका दिल्ली में इंक्रोचमेंट। दिल्ली में जो इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा था उस मामले को लेकर पथराव किया गया है, काफी लोग भी जख्मी हुए और कुछ पुलिस भी जख्मी हुई। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है, वो तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है और 1970 का वक्फ का गजीट है। मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। एंट्री नंबर 40, 1970 की वक्फ की गजीट। ख्वाजा फैज इलाही मॉस्क एलियस मस्जिद गोसियान ग्रेवयार्ड, ओवर 100 ईयर्स। 1970 में गजेट गवर्नमेंट इशू करती है सरकार, उसमें इसका जिक्र है। दूसरी बात यह है कि यह बात बिल्कुल सही है कि 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया। हैरतअंगेज बात यह है कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं, इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। ये लोग कोर्ट को गए, सेव इंडिया फाउंडेशन और एमसीडी को पार्टी बनाया गया, तो कोर्ट ने यह कहा कि एक जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको ने एंक्लोज किया। अच्छा, ये जॉइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? एमसीडी के लोग, डीडीए के लोग और आपके एलएनडीओ के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई, जब जायदाद वक्फ की है तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? सर, 1970 का वक्फ का गजीट एंट्री नंबर 40 वो लिख रहा है कि 100 साल पुरानी वक्फ है ये। सर्वे हुआ, सर्वे में ये लोग नहीं है। और तीसरी हैरतअंगेज बात यह है कि ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? कोर्ट को यह चाहिए था कि वो वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं गया। चौथी बात यह है कि जब कोर्ट ने कहा कि एलडीओ की है तो उस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बैठे हुए थे कोर्ट में, इन्होंने कोई इतराज नहीं किया। पांचवी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर को, भाई डिप्टी कमिश्नर अपने ही मामले में कैसा फैसला करेगा बताइए? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसीलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि इसमें पार्टी बनते, ये जो ऑर्डर आया, और उसको बताते कि भाई ये 1970 की गजीट हमारे पास है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये नहीं किया गया। फिर जब ये ऑर्डर आ गया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को और वहां की कमेटी को इसके खिलाफ रिव्यू डालना था। हाई कोर्ट ने जरूर कहा कि 3 महीने के अंदर, माने फरवरी तक टाइम था, ना दिल्ली वक्फ बोर्ड रिव्यू डाला, ना वो कमेटी के लोग रिव्यू डाले। और नतीजा क्या निकलता है कि वहां पर वक्फ की जायदाद को, क्योंकि कोर्ट को आप जाकर पार्टी नहीं बने और कोर्ट ने एक गलत फैसला लिया प्रॉपर्टी का, वो तो वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करना है कि कौन उसका मालिक है या नहीं। तो इसीलिए, और एक चीज, ये जो वक्फ है, ये वक्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड को हर साल वक्फ चार्जेस दे रहा है 20%। दिल्ली वक्फ बोर्ड लिखता है 70%। तो ये केस चल रहा है अभी हाई कोर्ट में। तो इससे साफ तौर से मालूम हो रहा कि ये जो एलडीओ है, ये एलडीओ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत है। तो मरकजी हुकूमत और दिल्ली की मिलकर, और उस वक्त का जो एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड का था और एमसीडी का हेड था, एक ही आदमी था। ये इसलिए कि मैं वक्फ का मेंबर हूं, था उस, मेरे को मालूम इसमें, और वकीलों से बात किया मैं। तो ये सरासर गलत है। अहम बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए फिर? 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था। कैसा आप लोग करिए? पार्लियामेंट का कानून है, उसको भी बाला तायक रख दिए, तो उसको भी धज्जियां उड़ा दिए।
तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक बड़े मंसूबाबंद तरीके से कोर्ट के सामने जाकर ना दिल्ली वक्फ बोर्ड गया, ना ये कमेटी वालों का काम था कि जाकर कोर्ट को बताते। और ये जो एमसीडी है उनको मालूम गजट है, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, एलडीओ वाले भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, गजट का हिस्सा इनकार करते हो लोग। तो ये नुकसान वफ की जायदाद पर हुआ, वहां मस्जिद को भी माना गया कि थोड़ा बहुत नुकसान, ये नुकसान हुआ नहीं मालूम, लोग बोल रहे हैं, मगर ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। ये तो गलत है बिल्कुल, अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है और आप इस तरह का तो पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है, और उनकी ये नादानी नाहली नहीं है बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। और फिर ये जो जो पिटिशनर है, ये तो सबको मालूम, ये लोग हर जगह जाके इस तरह की चीजों को उठा रहे। तो ये इस फैसले के खिलाफ फौरन एसएलपी डालकर स्टेटस को लेने की बहुत जरूरत है, मगर वक्फ की जायदाद का नुकसान हुआ इसमें। जो सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा था, बेल रिजेक्ट वाला मामला, शर्जील इमाम और देखिए, आज अगर आप एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे, उसमें दो रिपोर्टें हैं। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है एक एमटेक चेयरमैन को जो 16 महीने से जेल में था, और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक राधे साहब का ही जजमेंट है, बेल का ऑर्डर है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एक्लिप्स बाय द नेचर ऑफ द ऑफेंस। एक ये हो गया। दूसरा एक और है केस जिसमें एक शख्स है जो नक्सलाइट एक्टिविटीज़ में, वो एक्यूज का नाम है कैलाश रामचंदानी। तो इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इनकी वजह से 15 पुलिस के अहदेदारों की मौत हुई आईईडी ब्लास्ट में। ये बेल ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उसमें, और जस्टिस बागची हैं, और उसमें ये लिखा गया है कि देयर मस्ट बी ए स्पीडी ट्रायल विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द गवर्नमेंट सेट्स अप एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई nature of this nature to try case of the nature. Since there are many cases pending with trial judge and prosecution has cited many witnesses, the trial is not going to conclude in the near future. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस आदमी पर इल्ज़ाम है आईईडी ब्लास्ट के ज़रिए 15 पुलिस के लोगों की मौत हुई, उनको बेल दिया, और दूसरा जस्टिस संजय कुमार साहब और जस्टिस आलोक आरदे साहब ने एक एमटेक चेयरमैन को पीएमएलए केस में, देखिए पीएमएलए में ट्विन टेस्ट होता है, तो इन दो केसेस में बेल दे दिया गया। अब ये समझ मेरे को थोड़ा सरप्राइजिंग और शॉकिंग दिख रहा कि इन दोनों को बेल नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के ही दो कोर्ट्स ने, एक में एक शख्स पर जेल में है जो पुलिस वालों की मौत का जिम्मेदार है, और एक पीएमएलए का केस है। तो पीएमएलए भी यूएपीए की तरह टफ है, एकदम एकदम सख्त है। तो मेरे को सरप्राइजिंग नज़र आ रहा है कि इन दोनों की बेल नहीं हुई। अब ये तो कानून के जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे, मगर मुझे जो समझ में आ रहा है कि जब दो केसेस में आर्टिकल 21 का जिक्र हो रहा, दूसरी जगह कहा जा रहा है कि स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा, और ये लोग इतने दिन से हैं, ये साहब जिन पर इल्ज़ाम है कि उनकी वजह से 15 पुलिस के लोगों की गठी चोली में मौत हुई, तो ये भी तो 5.5-6 साल से हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो लोगों की बेल हुई हम उसका वेलकम करते, मगर उन पे जो कंडीशंस लगाए गए वो बहुत ही सख्त कंडीशंस हैं। तो माने वो कंडीशन देखकर एक शायर का शेर याद आया कि ये दस्तूर ज़बाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, ये दस्तूर ज़बाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, यहाँ बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। बस ये अमेरिका ने भी इस मामले पे मैं वो छोड़ दूँ, उसमें आपको जो मैं इतना बोल दिया।